हाँ जी, हमने चैप्टर फोर्थ किया है सतीश चंद्र की बुक का। हाँ जी, ओके। और अल्टीमेटली हमने उसमें पहला टॉपिक फोर्थ चैप्टर का, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ 800 टू 1200 एडी में हमने पहला टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स। हम सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, उसी में हेडिंग में नेचर ऑफ द सोसाइटी। और इसके बाद कंटिन्यूटी में चलेगा, हम वुमेन को, शूद्र को, दलित को, एजुकेशन को, रिलीजन को, सबको अब एक साथ ही अपने वे में प्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ द सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी की बात करें, समाज की, तो इस समय राजनीति और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, दोनों से कहीं ऊपर परिवर्तन समाज के स्तर पर होते हैं। सोसाइटी बड़े लेवल पर मॉडिफाई होगी, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। वो कैसे? देखिए, ये जो टाइम हुआ करता था, इस टाइम में भारत बड़े लेवल पर इंटरनेशनल इन्वेजन्स देख चुका है। काफी फॉरेन इन्वेडर्स भारत में एंटर हो चुके हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेडर इस टाइम के भारत में ही सेटल होंगे। ये यूनिक चीज है, क्योंकि वो इन बाय नेचर किसी बड़े एम्पायर या किसी बड़ी किंगडम से मोटिवेट होकर के भारत में इन्वेड नहीं हुए थे। वो वेदर और नेचुरल सिचुएशन से परेशान होकर के, आपसी ट्राइबल फाइट और बैटल से परेशान होकर के, एक घुमंतु नेचर के साथ, एक ट्राइबल नोमैडिक कैरेक्टर के साथ भारत में एंटर हुए थे। तो उनका वापस जाना बनता ही नहीं था, उनका भारत में ही सेटल हो जाना बन जाता था। लेकिन अगर देखिए आप, ग्रीक्स का आक्रमण भारत पे होता है तो ग्रीक वापस जाएंगे, रोमन्स का आक्रमण हुआ तो रोम वापस जाएंगे, क्योंकि वो एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा है। अरबियंस, अरेबियंस का भारत पर, पर्शियंस का भारत पे आक्रमण हुआ था, आपने देखा था, दारियस, दारा, इन सब के समय में वापस चले जाते थे। लेकिन जो इन्वेडर्स आप देखते हैं सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, जैसे पार्थियंस हैं, सकाज जिन्हें हम कहते हैं, सकाज आए, पार्थियंस आए। सेकेंड एस्पेक्ट आप देखिए, कुशाणाज आए, यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, हुनाज, ये सभी भारत में सेटल हो जाएंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पेस्टोरलिस्ट हैं शुरुआत में, ये ट्राइबल मैन हैं, और पेस्टोरलिज्म के साथ साथ जहां पर इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पेस्टोरलिज्म, बंजारे हैं, चरवाहे हैं। दूसरी तरफ ये फाइटर भी हैं, क्योंकि इन्हें वारफेयर प्रैक्टिसेस भी आती हैं। तो आप इनको इनके कर्म से किसान कह सकते हैं, और इनके कर्म से ही आप इन्हें वॉरियर भी कह सकते हैं। तो अब आप इनकी दोनों स्किल्स को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेचुरली जब ये खुद को किसी बेटर प्लेस में सेटल करना चाहेंगे, तो ये अपनी पहली जो स्किल है उसे ऑक्यूपेशन की बजाय बदल करके नेक्स्ट स्किल को यूटिलाइज करेंगे एक सोसाइटी पे रूल करने के लिए, और वो स्किल है वॉरियर प्रैक्टिसेस। तो ये किसी भी नए समाज में जब सेटल होंगे तो वॉरियर क्लैन में या रेशियल वॉरियर रेस में ही जाएंगे। तो यही आपको भारत में दिखता है। जब ये सेटल हुए हैं, इनके यहाँ पे विवाह हुए हैं, सारी सेटिंग हो चुकी है, ऐसे में भारत ऐसा समाज इस समय बन चुका है जो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन पिक्चर दिखा रहा है। पहला एक्टिविटी तो ये हुआ। दूसरा एक्टिविटी ये हुआ था कि गुप्ता पीरियड्स ऑनवर्ड बड़े लेवल पर आपको छोटे 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 लैंड ग्रांट पट्टे मिलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे डोनेशन पेपर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इनके थ्रू ये पता लग जाता है कि अलग अलग नीड की वजह से पेपर डोनेशन दिए होंगे, लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट पेपर और द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट वाज कि रिलीजियस पर्पज से डोनेशन दिए जाते थे। तो ये जो सेक्शन है, पर्टिकुलरली रिलीजियस सेक्शन, जिसको डोनेशन दिए जाते थे, इसको अब डोनेशन देने के लिए लैंड की कमी है। तो इसको अभी भी अगर आपको डोनेशन देना है तो आपको वही लैंड देने होंगे जो अब तक शायद किसी भी मेन किंगडम का या एक्टिव रूलर के अधीन एरिया नहीं है। वो एरिया हो सकता है जो ट्राइबल एरिया होगा, वो एरिया हो सकता है जो बैरन लैंड होगा। तो कुल मिला के क्या है, आपने ब्राह्मणास को एक जगह पे लैंड एलोकेट किया, उसकी वजह से दो चीजें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि आपने जो ब्राह्मणास को लैंड दे दिया है, अल्टीमेटली उस लैंड के साथ सभी के सभी लोग भी आपने ब्राह्मण को असाइन कर दिए। इसकी वजह से सभी को उस पर्टिकुलर लैंड, मतलब उस पर्टिकुलर विलेज या उस टेरिटरी के साथ ही जुड़ के रहना है। ऐसे में ब्राह्मण बेइंतहा रेवेन्यू और टैक्स आम जनमानस से ले रहा है। उसका प्रमाण परिणाम ये निकलता है कि जो पीजेंट है
उसके पास किसी तरह के रिसोर्सेज बच ही नहीं रहे हैं कि वो डिमांड क्रिएट कर सके अपनी सरप्लस क्रॉप से, जिसकी वजह से कोई मैन्युफैक्चरिंग या आर्टिजन एक्टिविटी उस लेवल पर हो। और जब ये नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा सेक्शन वैश्य का मजबूरी में खेतीबाड़ी भी कर रहा है इस समय में, तो आपको वैश्य का स्टेटस डिग्रेड होके कहीं ना कहीं नजर आता है शूद्र के स्टेटस के बराबर। तो इसी की वजह से अब वैश्य के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं है कि वो शूद्र वुमेन से विवाह नहीं कर सकता। तो पर्टिकुलरली इस टाइम पे आपको बेइंतहा मैरिजेस दिखती हैं जो अदर कास्ट या अदर वर्ण हिरार्की के लोगों के बीच में होंगी। इसी तरह से बहुत सी मैरिजेस आपको दिखेंगी जो सोशली अलाउड ही नहीं थी, यानी कि हायर कास्ट की, वैश्य कास्ट की वुमेन शूद्र मैन के साथ मैरिजेस करेगी और प्रतिलोम विवाह होंगे जो अगेंस्ट द नॉर्म्स हैं। तो जहां एक तरफ हायर क्लास का मैन लोअर क्लास की वुमेन से मैरिज करता है अनुलोम, वहीं पर हायर क्लास की वुमेन लोअर क्लास मैन से भी मैरिज करती नजर आएगी, प्रतिलोम विवाह, जो इस वजह से हो पाया है शायद क्योंकि लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया गया। इसकी वजह से उनके अब तक की जो कुछ प्रैक्टिसेस थी जो उन्हें एक अच्छा स्टेटस और प्रॉस्पेरिटी दिलाती थी वो अबेंडन हुई। अल्टीमेटली उनका स्टेटस डिग्रेड होता है और फिर उनके पहले के स्टेटस से जुड़े हुए बैरियर्स अब रिमूव हो जाते हैं, और इन बैरियर्स के रिमूव होने से ही आपको इंटरमिक्सिंग ऑफ वर्ण सोसाइटी बहुत स्ट्रांग दिखता है। इसी से आपको उत्पन्न होती नजर आती हैं बेहद बेअंत पैमाने पर जातियां, जिन्हें आप वर्ण आश्रम के उस स्केल पे किसी न किसी पोजीशन पर फिट करेंगे। और इसमें से एक सिस्टम और एक ऐसा क्लास है जो बहुत ही डिग्रेडेड है, जिसे हम अंत्यज कहते हैं। अंत्यज जो उस वर्ण आश्रम के उस वर्ण स्केल पे कहीं भी सेटल नहीं होती, तो उसे फिफ्थ स्पेशल क्लास कह के रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और वो होंगे अंत्यज, द अनटचेबल्स, द आउटकास्ट, जिन्हें टच नहीं किया जाएगा। तो आपको इस समय समाज के अंदर बेअंत जातियों का उत्पन्न निर्माण दिख रहा है ब्राह्मण की इस टेंडेंसी की वजह से। सेकंड, ब्राह्मण को सपोज कीजिए आप किसी ऐसी जगह पर लैंड एलोकेट कर रहे हैं जो शायद बैरन है, जो शायद फर्टाइल नहीं है, और रूलर चाहता है कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रमोट हो। तो ऐसे में आप ब्राह्मण के साथ बहुत सारे ओवर क्राउडेड सिटीज के लोग भी असाइन करेंगे जो उस नई जगह पर जाकर के रहेंगे। उनके उस नई जगह पर जाकर के रहने से भी सामाजिक समीकरण बदलेगा। नई जगह पे नए तरह के नियम होंगे, नई तरह की ढील बरती जाएगी, नई तरह के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और इस बात के पूरी तरह से चांसेस होंगे कि आपको वहां पर नई जनसंख्या का संचार करना है, नई पॉपुलेशन ग्रो होनी चाहिए। इसके लिए आपको नियमों में धर्मशास्त्र और सूत्रों के माध्यम से ढील मिलेगी, ये गारंटी है। यहाँ से भी आपको बहुत सारी नई जातियां, नए ग्रुप्स ऑब्जर्व होते दिखेंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर इस टाइम पर ट्राइबल लैंड को डोनेशंस की फॉर्म में दे दिया जाएगा, और ट्राइबल लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाने के प्रयास किए जाएंगे ब्राह्मणों की द्वारा, या फिर किसी सामंत के द्वारा, या किसी वासल चीफ के द्वारा। क्योंकि जो वासल चीफ है, जो किसी एरिया का पहले रूलर था, इसको पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, और अब अल्टीमेटली उसे हरा करके रिटेन कर लिया गया है एक चीफ के तौर पर। उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट रूलर को पे करना है। अब पहले 100 रुपया कमाता था तो सारी आमदनी अपने पास थी, अब 100 रुपया में कमाता है तो 40 रुपया परमानेंटली रूलर को देना पड़ता है। ऐसे में वो ये प्रयास करेगा कि किस तरह से वो भी अपना एरिया अंडर इन्फ्लुएंस और रेवेन्यू बढ़ा सके। तो प्रयास होंगे कि ट्राइबल एरियाज को अपने अधीन लाया जाए, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जाए, ताकि मेरे असाइनमेंट्स का रेवेन्यू बढ़ सके। इसी तरह से सामंत है कोई, वो भी यही प्रयास करेगा, और अगर कोई ब्राह्मण है तो वो भी इस ट्राइबल एरिया को वर्ण सोसाइटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा और यहाँ से रेवेन्यू उगाने का प्रयास करेगा। इसलिए ये ट्राइबल लोग भी बड़े लेवल पर मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन का पार्ट बनेंगे, और यहाँ से भी कई सारी जातियां और कई सारे कंसेप्ट उत्पन्न होंगे। ये धर्म को बड़े लेवल पर प्रभावित करेगा, समाज को प्रभावित करेगा, जो आप समझ जाएंगे। तो समाज में आपको काफी टर्बुलेंस नजर आ रहा है। कुछ चीजें वर्ण स्केल पर ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ चीजें नीचे की तरफ आ रही हैं। इसी तरह से इस समय का समाज बनता है। ऐसे समाज में एक वर्ग जो खुद को एक मार्शल क्लैन के तौर पे सेटल किया हुआ है, उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इस टाइम में खुद को ग्रो कराने की। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? इस टाइम पर जो मेन किंग हैं या मोनार्क हैं,
उनको अल्टीमेटली चाहिए वॉरियर्स जो उनके लिए बैटल कर सकें, फाइट कर सकें, जैसा कभी किसी जमाने में नाइट्स की जरूरत पड़ी थी यूरोप को, और वही नाइट्स आगे आकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैन का, सोसाइटी का फॉर्म धारण कर गए। इसी तरह के एक वर्ग की भारत में आवश्यकता है। जो मेन रूलर है वो इन आर्म बैंड्स को, इन वॉरियर्स को अपने पास अपनी मशीनरी में रिटेन करना चाहता है, जिसके माध्यम से वो इन्हें सामंत की पोजीशन देता है, इन्हें अच्छे असाइनमेंट्स देता है और इन्हें मिलिट्री क्लैन के अंदर ले लेता है। तो इन्हें आप अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सामंत कहेंगे, रणक कहेंगे, राउता कहेंगे। तो RAUTT राउता मैंने राजपुत्ता, राजपूत। तो राउता से राजपूत आ जाएगा, राजपुत्रा। आई बात समझ में? तो राउता से राजपुत्र वर्ड इन्हें दिया जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। व्हाट इज द, व्हाई डू यू नीड अ वर्ड पुत्र? पुत्र वर्ड क्यों चाहिए आपको? आप क्यों अपने साथ पुत्र वर्ड लगा रहे हैं? तो सारा राजपूतों का इतिहास समझ आ जाएगा अभी। वर्ड वाज राउता, रणक, समंत। अब क्या होता है, आपको इस समय भारत में कुछ परिवर्तन होते दिखते हैं। एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो ऐसा माना जाता है कि कहीं से शायद फॉरेन एलिमेंट के तौर पर आए, तो यहाँ पर मैरिजेस होती हैं, वहां पर और भी लोग पैदा होते हैं, तो वो अब अपने आप को राजस्थान के मेन एरियाज में, क्योंकि इन्वेजन का एरिया वही है, राजस्थान के एरिया में अपने आप को सेटल कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लैन में डिवाइडेड हैं। क्लैन में ही कबाइली समाज हमेशा खुद को अलग अलग क्लैन में बांट लेता है ना, ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में बांट। और जो इस ग्रुप का सरदार है वो मेन अट्रैक्शन है किसकी? मेन रूलर की। वो इस ग्रुप के सरदार को अपने साथ जोड़ना चाहता है। जब मेन ग्रुप के सरदार, मेन मोनार्क या लीडर्स राजाओं के साथ जुड़े, तो इन क्लैन लीडर्स के पास स्ट्रेंथ आई, पावर आई, और ये क्लैन्स प्रॉपरली सेटल हुए। क्लैन के हर मेंबर ने खुद को लीडर के साथ जोड़ना चाहा, चाहे ब्लड रिलेशंस के थ्रू, चाहे किसी भी फॉर्मेट के थ्रू, और सभी का एलिगेंस, सभी की स्वामी भक्ति उस पर्सन के प्रति बननी शुरू हुई, और वो धीरे धीरे प्रोमिनेंस की पोजीशन पे आने लगा सोशियोलॉजिकली। सेकंड, जब उसे असाइनमेंट एज अ फीफ, लैंड इज कॉल्ड द फीफ, दैट असाइंड लैंड, जब वो असाइन लैंड उस फीफ को मिलने लगी, तो वो उस फीफ, उस लैंड को होल्ड करता है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, एक शेयर अपने पास रखता है। और एडवांटेज ये है कि पहले से ही उसके पास वॉरियर क्लास तो है, वो वॉरियर सप्लाई करता है रूलर को। तो रूलर के बीच में और जनता के बीच में भी सीधा सीधा मेंबर वही है, वॉरियर सप्लाई करता है रूलर पे। तो वॉरियर्स के बीच में मैसेज है कि रूलर इस पे टिका है हमारे चीफ पे, बड़े पैमाने पर रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो लोगों के बीच में बहुत बड़ी इमेज है कि अन्नदाता यही है, रेवेन्यू यही कलेक्ट करता है, हाथ जोड़ो माफी मांगो इसी के आगे कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार काम खराब हो गया, तो यही माफ करेगा। ग्रेस, द लॉर्ड ऑफ ग्रेस यही है। इस दो सिचुएशन की वजह से ऑटोमेटिकली ये क्लैन लीडर इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन पर आ गए कि ये अच्छे खासा पॉपुलेशन, अच्छा खासा लैंड और रिसोर्सेस का होल्ड करने लग गए। अब एक ही चीज इन्हें एक्सपेंड करने में रोक रही थी, जो था एरोगेंस ऑफ द अर्स्टवाइल सोसाइटी। पहले से बड़ा बसा हुआ भारत समाज इन्हें कभी भी एक्सपेंड नहीं करने देता, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे हाई स्टेटस चीजें लेकर के चलता है। क्षत्रिय क्लैन, ब्राह्मण क्लैन, वो कभी भी, आप कितने भी स्ट्रांग हो जाइए, अधीनता स्वीकार नहीं होगी। ऐसे में खुद को एक्सपेंड करना है तो क्या किया जाए? तो इन्होंने हाई लेवल पर ब्राह्मणास को इम्पोर्ट किया, अपने एरिया में ब्राह्मण लाए गए, और ब्राह्मण की ड्यूटी लगाई गई कि अब आपको हमें ऑथेंटिकेट करना है, लेजिटिमाइज करना है, ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और जो मेन रूलर है उसके सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर ना रह के हमें इंडिपेंडेंट किंग बनना है। वो नहीं हो सकता जब तक जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता तब स्वीकार करेगी जब आप हम पर ठप्पा लगा देंगे कि वर्ण व्यवस्था के मुताबिक इनका राज करना बनता है। तो फिर इन ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर उनकी जिनोलॉजी ट्रेस करके लिखनी शुरू की, और जब उनकी जिनोलॉजी बुक लिखी गई तो सूर्य और चंद्र वंशों से इन्हें जोड़ा गया, जिसका बहुत बड़ा प्रमाण है जैसे गुर्जर प्रतिहारा, ये वैसे गुर्जर क्लैन के हैं, लेकिन इनके साथ वर्ड प्रतिहार जोड़ दिया गया, क्योंकि राम के भाई लक्ष्मण को प्रतिहार कहा गया है, द गार्ड ऑफ द गेट, जो राम तक जाने से पहले हर किसी को रोकता है। तो गुर्जर प्रतिहार आज दिन तक बहुत प्राउडली खुद को लक्ष्मण यानी कि सूर्यवंशी कहते हैं, रघुकुल वंशी, क्योंकि रघुकुल के वंशज हैं वो। तो देखिए एक सेकंड में वो जो कहीं दर दर भटक रहे थे गुज्जरों की तरह, जिन्हें भारत में कोई स्वीकार नहीं करेगा,
वो रातों रात लक्ष्मण के वंशज हुए, रातों रात वो रघुकुल के वंशी कहलाने लगे, सौमित्र सुमित्रा के पुत्र हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह से राजपूतों ने अपनी जब जेनोलॉजी ट्रेस की, इस जेनोलॉजी को भारत में स्वीकार भी करने से लोग चूकेंगे, क्योंकि फिर उस हिस्ट्री में भी ये पाया जाएगा कि कोई रूलर्स ग्रेसफुल थे कोई नहीं, तो लोग उसे उन्हीं नजर से देखेंगे तो एक परसेप्शन बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी जेनोलॉजी कंसेप्ट से ये वर्ड आ जाता है कि ये जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये सारे सारे अर्स्टवाइल राजाओं के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं। ब्राह्मण लोगों में क्या प्रमोट कर रहा है कि दे ऑल आर राजाज पुत्रास, राजपुत्रा, तो राजपुत्र राजपूत वर्ड आता है। आई बात समझ में? सेकंड कंसेप्ट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पर है कि एक सेक्शन ये देख पा रहा है कि नहीं, इस तरह से बात नहीं बनेगी चंद्रवंशी सूर्यवंशी बन के, दैट इज नॉट गुड। तो वो क्या कर रहा है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑन दिस प्लेनेट इज द फायर। कुछ भी अग्नि में जाएगा शुद्ध होके आएगा। तो वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि वी आर द चाइल्ड ऑफ द फायर गॉड, अग्नि से उत्पन्न, अग्नि कुल से उत्पन्न। और ऋग्वेद में अग्नि का क्या महत्व आपको पता है? सेकंड इंपॉर्टेंट देवता है, 200 सूक्त अग्नि के नाम पर है। पहला इंद्र है 250, दूसरा अग्नि है। और ऋग्वेद का शुरुआत का पहले मंत्र का पहला शब्द अग्नि, ऋग्वेद की पूजा अग्नि, अग्नि से, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से सब कुछ देवताओं को भेजना है, इंद्र को भी कुछ भेजना है, तो भेजो किसके माध्यम से? अग्नि। तो अग्नि को ही पहले आपको रिस्पेक्ट करना होगा, तो अग्नि का पहला मंत्र। अब इंपॉर्टेंट इसमें खासियत क्या है, यहां से अग्नि कुल के नए राजपूत आएंगे। अब देखो बहुत सी बुक्स में दो दो बातें चलती हैं, कहीं कहीं विश्वामित्र है, कहीं कहीं वशिष्ठ। अब जो सतीश चंद्र की बुक है इसमें वशिष्ठ मेंशन किया हुआ है, ऋषि वशिष्ठ का जिक्र आता है। तो ऋषि वशिष्ठ क्या करते हैं कि एक माउंट आबू के पर्वतों पर अग्नि जगा करके यज्ञ करते हैं, क्योंकि परशुराम ने थ्योरी दे दी है वशिष्ठ ने कि परशुराम ने सारे क्षत्रिय खत्म कर दिए। इसकी एक लाइन से वशिष्ठ ने यह तय कर दिया कि आज के ये राजपुत्र पुराने क्षत्रिय हैं, जबकि आज दिन तक लड़ाई है हिंदुस्तान में, क्षत्रिय खुद को क्षत्रिय कहता है, राजपूत नहीं मानता, राजपूत खुद को हमेशा क्षत्रिय कहता रहेगा। तो क्षत्रिय अलग थे पहले वाले, वो इस पीरियड में खत्म हो जाएंगे, राजपूत नाम की नई कौम जुड़ेगी। तो माना जाएगा जैसे एक नदी खत्म हो गई, नई नदी पैदा होती तो कहते हैं ये उसकी सक्सेसर है। तो क्षत्रिय खत्म हुए तो राजपूत पैदा हुए, तो राजपूत क्षत्रिय ही हैं। तो ये कह दिया जाएगा कि क्षत्रिय सारे खत्म कर दिए थे परशुराम ने, यानी कि ये, और मैंने अग्नि कुंड में से दोबारा पैदा किए हैं, यानी कि ये। तो क्षत्रिय गया तो राजपूत आया। तो राजपूत 4 क्लैन आपको पता है, चाहे वो गुजरात के चालुक्य थे, चाहे वो मालवा के परमार थे, चाहे वो गुर्जर मतलब सिर्फ सिंपली नौच के प्रतिहार हैं, चाहे वो शाकंबरी के चाहमान है, मैंने चौहान है, इन सबको पैदा कर दिया जाएगा और ये राजपूत सिस्टम सोसाइटी में आ जाएगा। राजपूत एक बार जब खुद को सेटल कर लेंगे तो अब राजपूतों की वेव चलेगी। जितनी भी ट्राइब्स थी, उन ट्राइब्स के जो भी क्लैंस थे, अब सबको राजपूताइजेशन होगा। जैसे कभी आर्यनाइजेशन हुआ, अब होगा राजपूताइजेशन। तो बड़े पैमाने पर उत्तर भारत का राजपूताइजेशन कर दिया गया। और आप देख रहे हैं, आपको कितने सारे राजपूत क्लैन दिख रहे हैं। राजस्थान में ही सेंटर में चौहान, उसी के साउथ ईस्ट में गोहिला, उसी के नॉर्थ ईस्ट में पंजाब हरियाणा की तरफ आप देख पा रहे हैं तोमर, उसी के ही साउथ वेस्ट में काठियावाड़ में सोलंकी, और उसी के ही मालवा में परमार, उसी के ही चेदी में कलचुरिये, उसी के ही बुंदेलखंड में ये चंदेला। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इस ऐसा जब होता है तो आपको नहीं पता लग रहा है कि जैसे एक वेव ऑफ राजपूताइजेशन है, धीरे धीरे आप सबको कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। तो अब सभी खुद को लेजिटिमेट कराने के लिए, जिनमें वॉरियर कैपेबिलिटीज हैं, वो खुद को इन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से, या वशिष्ठ वशिष्ठ विश्वामित्र कोई भी, इनके माध्यम से खुद को क्या बना करके बैठा लेंगे? राजपूत। रातों रात लेजिटिमाइजेशन हो जाएगा, अग्नि कुल के हो जाएंगे, और फिर अल्टीमेट अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह का ताना बाना, ये राजपूताइजेशन का स्कोप आपने देखा। लेकिन इस चीज में हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? एक वर्ग बहुत स्ट्रांग हो गया, ब्राह्मण। क्योंकि राजपूतों ने अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए और राजपूताइजेशन करने के लिए बेअंत पैमाने पर ब्राह्मण को प्लीज किया, और बेअंत लेवल पर टेम्पल मेकिंग हुई। तो राजपूतों का भी एक दौर रहेगा, ये हमेशा पूजा में
पूजा पद्धति, तो आप देखिएगा राजपूत ऑलवेज बहुत स्ट्रांग विधियां करते पाया जाएगा, पूजा विधियां करता पाया जाएगा, मंदिर से कनेक्टेड होगा, बलि देता पाया जाएगा। ये सारी एक्टिविटीज राजपूतों के साथ जोड़ दी गई और बहुत इलेबोरेटेड रिचुअल्स होने लगे, राज्य अभिषेक होने लगा। इस सारे वजह से ब्राह्मण अपनी फिर से लॉस्ट पोजीशन दोबारा हाई लेवल पर गेन कर रहा है। तो ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, अब तो ब्राह्मण ने लेजिटिमेशन दी है, तो ब्राह्मण अब बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट भी है, कन्फेसर भी है, और ब्राह्मण की पोजीशन बहुत आगे चली गई है। अब वो गाइड भी करता है, अफेयर्स मैनेज भी करता है, सेक्रेड रिचुअल्स और प्योरिटी सोसाइटी में बहाल करने का काम भी करता है, परामर्शदाता भी है, और रूलर के कन्फेशंस भी कि मुझे राजपूत बनाओ, मैं तो पता नहीं क्या ही हूं, ये भी ब्राह्मण ही करता है। इस तरह के सारे कन्फेशंस अब ब्राह्मण के पास हैं। इस तरह से ब्राह्मण मजबूत होता गया, स्ट्रांग होता चला गया, और ब्राह्मणों की अति मजबूत समाज ने एक हाई लेवल लग्जरियस, विलास भोगी और एरोगेंट जमात को जन्म दिया ब्राह्मणों की, जिनका खंडन करते हुए भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट पैदा होगी। भक्ति मूवमेंट जमात है उस एरोगेंस का, ब्राह्मणों के इस ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर का, इस एनर्मस स्ट्रेंथ का और इतनी हाई लग्जरियस लाइफ का, वो है भक्ति मूवमेंट। आई बात समझ में? इतना समाज समझ में आया? जहां हम समाज को इस पैमाने पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहां अगर समाज को हम दूसरी नजर से देखें तो समाज में हमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक शूद्रों का नजर आएगा। शूद्र की पोजीशन देखिए पहले से अब डिफरेंट है, ये पहले जैसा नहीं रहा। किस तरह से डिफरेंट हुई वो मैं समझाता हूं, रोको। शूद्रों का देखिए, शूद्रों के आज भी वेद पढ़ने पर मनाही है, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, लेकिन शूद्र को कुछ आजादियां दे दी गई हैं। वो क्या है उनको समझते हैं। स्मरता कर सकता है शूद्र, अब स्मरता कर सकता है। स्मर्त माने जी, बर्थ से डेथ से, बर्थ डेथ और मैरिज से जुड़े हुए रिचुअल्स और फंक्शंस कर सकता है। इतनी आजादी उसे दी गई है। इसका मतलब एक लेवल एलिवेट हुआ है। अल्टीमेटली शूद्र ही अब फार्मर है, शूद्र ही फार्मर है, तो शूद्र फार्मिंग करेगा, पीजेंट एक्टिविटी करेगा। तो शूद्र का स्टेटस आप देखें तो इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरेटिवली। अब शूद्र फार्मर है, शूद्र कहीं कहीं आर्टिजन भी है, शूद्र कुछ रस्म रिवाज भी कर सकता है, शूद्र पुराण और अदर चीजों को सुन सकता है। मेन चीज जो यहां पर आती है, शूद्रों से ही अब एक और वर्ग निकलेगा जो है ब्रोकन। ब्रोकन, द एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग ऑफ दलित इज टूटा हुआ, ब्रोकन। द ब्रोकन वर्जन ऑफ द शूद्रा, शूद्रों का डिस्टॉर्टेड, टूट गया, ब्रोकन वर्जन इज द दलित। दलित वर्ग जो है, जो शूद्र है, हर शूद्र दलित है ऐसा तय नहीं, लेकिन हर दलित शूद्र होगा यह तय है। ठीक है, यह दलित है, यह स्वीपिंग का काम करता है, चमड़े के जूते बनाने का काम करता है, ये जानवरों की चमड़ी उधेड़ने का काम करता है, ये हंटिंग का काम करता है। ये सारे काम करने वाला जो है ये है अंत्यज, अनटचेबल, द पॉल्यूटेड। तो अल्टीमेटली ये एक तरह से अनटचेबल है समाज के अंदर। तो इसकी सिचुएशन में एक रत्ती भर सुधार नहीं है, ये तो बहुत गिरावट है। तो आपने शूद्रों में भी वो वैरायटी अपनी लैंड ग्रांट इकोनॉमिक ऑपरेटस के तहत जो फार्मिंग कर सके उसे क्लोज कर लिया, और शूद्रों में ही जो पहले ये काम करते थे उन्हें दलित कह करके डिस्कार्ड कर दिया, और अल्टीमेटली उन्हीं के ऊपर हर तरह की एट्रोसिटीज थी। ये जो दलित है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसे हाथ में लकड़ी की थाली लेके बजाते हुए शहर में आना पड़ता था, इसे लाठ खड़काते हुए आना पड़ता था। बहुत सारी डिबेट डिस्कशंस हैं उस समय के धर्मशास्त्रों में कि क्या दलित का परछाया पड़ जाए तो वो इम्प्योर है या नहीं है। इस तरह की चर्चाओं से पता लगता है कि दलित की परिस्थितियां बहुत गिर चुकी थी। समाज में अगर हम बात करते हैं वैश्य वर्ग की, तो वैश्य वर्ग बहुत फ्रीक्वेंटली डिग्रेड हुआ है इस समय में, और उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ऐसा माना जा सकता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जितना स्ट्रांगली इंटरनेशनल लेवल पर हुआ करता था, वो उस इंटरनेशनल लेवल पर ना होकर के किसी न किसी लेवल पर रिड्यूस हुआ है।
उस हिस्से के लिए इंडिया के जिस हिस्से में पहले वो बड़ा फ्लोरिशिंग होता था। तो उस ज्योग्राफिकल भूभाग से जुड़े हुए वह व्यापारी वर्ग भी नीचे की तरफ आए, जिसका प्रमाण है कि आप मर्चेंट गिल्ड के बिखरते और गिरते हुए प्रमाण देखते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो वैश्य हुआ करता था, ये वैश्य ने बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर को त्यागा था, क्योंकि जैनिज्म का कंसेप्ट अपना करके, और यही वैश्य वर्ग अब जिस लैंड बेस्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं जिस दौर में, उस लैंड बेस्ड इकोनॉमी में किसी भी पोजीशन पे अज्यूम नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो कल्टीवेशन कर सकता है ना करवा सकता है, क्योंकि दोनों में ही जीव हत्या है। ये दूसरा कारण। दो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा रीजन ये हो गया था कि लोकलाइजेशन की वजह से वैश्यास के मैरिजेस होने लगे हैं शूद्र और शूद्रों के वैश्या से। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्राह्मण और राजपूत इन्हें खुद से सेग्रीगेट करते हैं, नीचे की तरफ ढकेलते हैं। अल्टीमेटली इन तीन कारणों से आप वैश्या की परिस्थितियां गिरते हुए नजर आएंगी। वैश्या से कॉमननेस नजर आती है। तो जो फॉरेनर भारत में आया करते थे, जब वो भारत को ऑब्जर्व करते थे, चाहे वो अरेबियन ट्रैवलर्स हैं चाहे वो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं, उन्हें फर्क नजर नहीं आता था शूद्र और वैश्य में, और सिर्फ अपर टू क्लासेस को ही मेन क्लास कह के एड्रेस किया गया। आई बात समझ में? शायद यही एक कारण होगा कि जब हम लैंड बेस्ड इकोनॉमी में इतना बिलीव कर गए हैं और सारी वैल्यू प्रॉपर्टी में इनहेरिट हो गई है, तो अल्टीमेटली जैन रिलीजन भी यहां से समाप्त हो गया, खत्म हो गया, रह गया वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन जिस ग्लोरी पे था वो ग्लोरी नहीं रह गई। आई बात समझ में? ये था वैश्य समाज। अगर हम बात करते हैं इस समाज में राजपूतों की, क्षत्रियों की, तो राजपूतों को फैशन करने का दौर, राजपूतों की पद्धति पर चलने का दौर आ गया। सिंध के इलाके में रहने वाला एक कौम हुआ करती थी जट। ये मोस्टली पेस्टोरलिस्ट थे और वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे। जब इन्होंने भारत में राजपूताइजेशन का वेव देखा, राजस्थान ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो राजस्थान की विसिनिटी में लगता हुआ इलाका पंजाब इन्होंने होल्ड किया, और इस समय तक लैंड में वैल्यू इनहेरिट हो चुकी थी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आए, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आने के बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर खुद को राजपूतों से जोड़ने का प्रयास किया कि वी आर वॉरियर फार्मर्स, वी आर वॉरियर फार्मर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत भी खुद को इसी चीज से जोड़ते थे, क्योंकि मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी फार्मिंग था, और अल्टीमेटली आप कौन है? वॉरियर। तो राजपूतों के फैशन पे जट्टों ने खुद को उनके इक्विवेलेंट करना शुरू किया। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट उस टाइम के जट को शूद्र बताते हैं, लेकिन जट ऑलवेज अपने आप के साथ एक हाई सोशल स्टेटस जोड़ के रखते थे, तो ये आने वाले समय में खुद को राजपूतों के बराबर वॉरियर क्लास बताते आएंगे। इसलिए तब से एक एटीट्यूड है कि जट को ऑलवेज जट कहना बहुत प्रोमिनेंट रहता है, वो बहुत फ्लॉन्ट करता है अपने एटीट्यूड को कि ਅਸੀਂ जट होंगे, वी आर जट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई बात समझ में? दैट वाज द एस्पेक्ट। तो जिसको दबाया गया है ना कभी, या जिसको नीचे किया गया, वो ही बहुत हाई लेवल पे खुद को फ्लॉन्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह की राजपूताइजेशन बहुत स्ट्रांगली हुई है इस दौर में। ये थे समाज के कुछ 3 से 4 वर्ग जिनका जिक्र मैंने आपको बताया। समाज को परिवर्तित करने में अलग अलग ऑपरेटर्स ने रोल प्ले किया। जो मर्चेंट गिल्ड हुआ करते थे, मर्चेंट गिल्ड्स में आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं और आप उसके मेंबर हो जाते हैं, आप किसी भी धर्म जाति प्रथा से आते हो, लेकिन आपको गिल्ड के कुछ नियम मानने ही पड़ेंगे। और गिल्ड में मल्टी कास्ट के लोग हुआ करते थे, कितनी सारी कास्ट के लोग हुआ करते थे, और उन नियमों का आपको पालन करना ही है। आप गिल्ड का मेंबर हैं, कास्ट और बाकी चीजें अलग। अब अलग अलग जात कास्ट के लोग एक गिल्ड के तहत रहते हुए उन कॉमन नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके बीच में से इस वजह से उनके बीच में कास्ट बैरियर रिड्यूस हुआ ऑटोमेटिकली। गिल्ड के खत्म हो जाने के बाद भी गिल्ड के द्वारा ये जो यूनिफॉर्मिटी इंड्यूस की, इसने बड़ा रोल प्ले किया और लोग इजीली आपस में इंटरमिंगल हो पाए। इससे भी समाज में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी और सारी जातियां आ गई। आई बात समझ में? बहुत सारे पहले के बड़े मर्चेंट गिल्ड हुआ करते थे जो इतने को स्ट्रांग हो गए, जिनके अंदर बहुत सारे कास्ट आ गए, और कास्ट आने के बाद एक सिंगल रूल, कॉमन रूल्स उनके ऊपर लागू हो रहे हैं और वो सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक समय के बाद कुछ मर्चेंट गिल्ड खत्म होने के बाद मर्चेंट गिल्ड अपने नाम से ही एक जाति के तौर पे जाने लगे। मतलब उसके अंदर हमने इतनी सारी कास्ट डाली और बाहर आके निकली एक सिंगल कास्ट। मर्चेंट गिल्ड से निकली हुई वो कास्ट, जैसे द्वादश श्रेणी, जैसे श्रेणियों नाम के मर्चेंट गिल्ड में
मर्चेंट गिल्ड को क्या कहा जाता था? श्रेणियों में सारी कास्ट गई, बदले में बाहर आकर के कास्ट निकली सेठी श्रेणी, द्वादश श्रेणी। ये भी एक सिस्टम हुआ। आई बात समझ में? इस तरह के सामाजिक परिवर्तन आप इस दौर में देखने को आपको मिलते हैं और सभी के सभी इसी तरफ इशारा करते हैं कि इकोनॉमी का बेसिस चेंज हुआ है। इकोनॉमी कहीं ना कहीं ट्रेड एंड क्राफ्ट से निकल करके एग्रीकल्चर की तरफ आई है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ ही वैल्यू अटैच की जा रही है हाई लेवल पे। हर कोई कुछ तो लैंड से ही जोड़ना चाहता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे राजपूत है, चाहे शूद्र है, चाहे वैश्य है, सबका कर्म जमीन से जुड़ना है। शायद यही भी हो सकता है कि इसी दौर में बड़े लेवल पर बुद्धिज्म और जैनिज्म में इसलिए भी परिवर्तन किए गए कि हम बदलती हुई इकोनॉमी में अडेप्ट हो सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। ठीक है, दैट वाज द कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। इसी दौर में हमें और भी चीजें समझनी होंगी। चलिए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं औरत पे, वुमेन पे, कि वुमेन की परिस्थितियां इस दौर में कैसी होंगी। बहुत ही यूनिक अकाउंट है वुमेन के ऊपर। स्टॉप। देखिए वुमेन की सिचुएशन इस टाइम पर क्या हुआ करती थी। अपर और लोअर हाउस वुमेन में बहुत डिफरेंस हुआ करता था। अब तक आपने जब वुमेन सुनी तो आप हमेशा अपर हाउस वुमेन की बात करते हैं। तो ये अपर हाउस वुमेन कौन हो सकती है? राजा की पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, या चीफ की माँ, बहन, बेटी, या समंत की, किसी की भी, ऑफिसर की। यह अपर सेक्शन। ब्राह्मणास की। हम अपर सेक्शन किस वे में बनते हैं? ब्राह्मणों की बेटियां, बहुएं, माताएं, राजपूतों में अपर हाउसेस, ऑफिसर्स, ये सब। द एलीट सेक्शन, द वर्ण वाइज सुपीरियर सेक्शन, हाई क्लास सेक्शन। इन वुमेन को बहुत सारे राइट हैं। अब कुछ वुमेन्स हैं जैसे कॉर्टिजियंस हैं, दरबारी औरतें हैं जो दरबार में अहम रोल निभाती, जैसे नृत्य करती हैं, राजा का रोमांच करती हैं, या कुछ रॉयल मेड्स हैं जो क्वीन की मेड हैं या रूलर की मेड हैं, या कुछ कॉन्क्यूबाइंस हैं जैसे रखैले रखी हुई हैं राजा को सर्व करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। इनका भी रुतबा बहुत हाई है, इनका भी बहुत हाई है। जैसे तवायफें हैं जो बाद में आएंगी, यानी कि गणिकाएं हैं, तो गणिका ये भी काफी हाई रोल। ये जो वुमेन एक सेक्शन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन वुमेन। कॉमन वुमेन का बात अभी करेंगे। ये सारी कैटेगरी की वुमेन, दरबारी औरतें, मेन आर्टिस्ट, मेड्स, फैमिली वुमेन, हाई क्लास की, ये सबको कुछ खास अधिकार रहते थे। जैसे एजुकेशन तो इस टाइम पे वैसे ही मास एजुकेशन नहीं थी जैसी आज आप देखते हो। आज आप सभी मास एजुकेशन का कंसेप्ट फॉलो करते हो, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर सभी इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ रहे हैं और सबकी इंजीनियरिंग 4 साल में ही पूरी होगी और उसी सिलेबस को पढ़ के होगी। यह मास एजुकेशन सिस्टम। पहले ऐसा होता था कि जिसका जैसा मन है, जब जैसा समय है, टीचर के पास गए, उतना पढ़ लिया, फिर घर आ गए, और अकेला अकेला पर्सन अपने अपने गुरु से पढ़ा। तो गुरु शिष्य पद्धति थी। चेला गुरु के पास जाता है, पढ़ता है, शिक्षा लेता है, गुरु से पढ़ाता लिखाता है। चेला उसे पहले उस समय या फिर कोर्स पूरे होने के बाद अपना गुरु दक्षिणा देके आ जाता है, फीस। जिन स्टूडेंट के पास फीस नहीं है, गुरु उनसे अपने कुछ काम करवा लेते हैं, खत्म कहानी। इस तरह का नॉलेज रहता था। सिलेबस भी गुरु डिसाइड करता था, कोर्स ऑफ स्टडी भी गुरु, और कितने समय में किसका कोर्स पूरा होगा ये भी गुरु ही तय करता था। तो काफी पर्सनल कनेक्शन रहता था गुरु और शिष्य का, जीवन में एक जैसे हो जाते थे। इसलिए एक गुरु का वो शिष्य, फिर उसका वो शिष्य, उसका वो शिष्य, तो गुरु शिष्य परंपरा चल पड़ी थी। एक सिस्टम ही ऐसा नहीं था गुरु से शिष्य बन के काम धाम सीख के कुछ जाके और बन गया, वो भी आगे किसी का गुरु बन जाता था, वो आगे किसी का गुरु बन जाता था, क्योंकि सब सिस्टम ही बन जाता था। आई बात समझ में? इस समय में मास एजुकेशन का सिस्टम तो है नहीं। तो फिर आप वुमेन एजुकेशन लेती थी तो मतलब क्या लेती थी? तो वुमेन को एजुकेशन का राइट अपर सेक्शन में है, और उस राइट में इंपॉर्टेंट चीजें ये आ जाती हैं कि वुमेन को आप सिखा रहे हैं वॉरियर प्रैक्टिसेस। तो राजपूतों की खासियत, वो वुमेन को वॉरियर प्रैक्टिसेस सिखाते थे। सेकेंड एस्पेक्ट, उन्हें अच्छा कोई आर्ट सिखा रहे हैं, पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी अच्छा आर्ट वो सीखती थी। थर्ड एस्पेक्ट, उन्हें डिबेट डिस्कशंस में बैठने का, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता था। इसके थ्रू वो चीजों को लर्न करती थी, ऑब्जर्व करती थी, सुनती थी। ये सारी फैसिलिटीज अपर क्लास और ये जितनी भी सेगमेंट ऑफ वुमेन्स मैंने बताई, इनको मिली हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वुमेन को प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था। प्रॉपर्टी
का राइट देने का एक बहुत स्ट्रांग रीजन ये था क्योंकि इस टाइम पर जो भी कोई वात्सल है या कोई सामंत है या कोई ब्राह्मण है, प्रॉपर्टी उसकी है। अगर इस प्रॉपर्टी को वो अपने आने वाली जनरेशन में ही मेंटेन करके रखना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसे प्रिजर्व करना है। तो वो जितना ज्यादा अपने फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी उतना लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगी। अगर नहीं तो फिर वो किसी बाहर वाले के पास जाएगी। तो बेटर ये है कि वुमन को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। एक प्रिजर्वर के तौर पे वो प्रॉपर्टी को सहेज के रखेगी अपने ही कुल के अंदर, अपने ही नेम के अंदर। इस वजह से वुमेन को प्रॉपर्टी के राइट थे, ये बात याद रखना। इसी से वुमेन की पोजीशन कहीं ना कहीं सेटल हुई, स्ट्रांग हुई। लेकिन इन सेक्शंस के वुमेन की एक खासियत थी, ये ऑलवेज जो हायर फैमिलीज की वुमेन थी या एलिटिस्ट ग्रुप या राजघराने की, ऑलवेज सिक्लूजन में रहती थी। भव्य महल बना के दिए जाते थे या भव्य घर बना के दिए जाते थे, उनके अंदर ये आम जनमानस की जिंदगी से चार दीवारी के अंदर बहुत दूर रहती थी। ये इनका एक अपना लाइफस्टाइल था। बाहर क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये बड़ी जुगत और जुगाड़ लगा करके बाहर निकलने का कभी कभी मौका प्राप्त करती होंगी, ऐसा फिल्मों में दिखाया गया है। ऑलवेज इन्हें अंदर कन्फाइन करके रखा जाता था। वहीं पे सब टीचर सिखाने आएंगे, वहीं पे म्यूजिशियन आएंगे, वहीं पे पेंटर आएंगे, इन्हें सब कुछ सिखा करके जाएंगे। इसीलिए जब अरब्स भारत आते हैं वो ये कहते हैं कि अपर क्लास वुमेन पे पर्दा प्रथा नहीं है। क्योंकि पर्दा प्रथा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो किसी को एक्सपोज ही नहीं होती है। तो जिसका एक्सपोजर ही नहीं है उसमें पर्दा प्रथा क्या है? आई बात समझ में? तो पर्दा प्रथा किन में आ जाएगी? लोअर सेक्शंस में, क्योंकि वो वुमेन एक्सपोज ही होती रहती है, तो पर्दा प्रथा भी आएगी। ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, वुमेन की सिचुएशन से जुड़ी, आपने प्रॉपर्टी देख लिया, पर्दा प्रथा। वुमेन मैटर ऑफ प्राइड है, वुमेन सेक्लूजन में है, ऑप्शन नहीं है अफेयर करने का। लेकिन बायोलॉजिकली यू आर ग्रोइंग, तो इसका क्या तोड़ हो सकता है? वुमेन अगर मैरिज भाग जाएगी, वुमेन दरबार में किसी वर्कर से शादी कर लेगी, राजा खत्म। जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना, ड्राइवर से लड़की दौड़ गई ड्राइवर के साथ। तो वुमेन अगर दरबार में किसी शादी कर ले, कोई पता नहीं कौन सी जॉब कर रहा है, अंगूर खिलाने की राजा को, और वो मन में सोच रहा है तुझे क्या पता तेरी बेटी से मेरी सेटिंग है, रात को तो मैं उसे लेके उड़ जाऊंगा। और वो राजा जिसने इतनी मेहनतें की, बुलाए ब्राह्मण इंपोर्ट किए, उनको बोला मेरी जीनोलॉजी ढूंढो, उन्होंने अग्निकुल से जीनोलॉजी बतू के आपको चौहान बनाया और आपकी लड़की उड़ गई फुर्र। तो ऐसे में आपकी सुबह इज्जत क्या रहेगी? सुबह आप समाप्त हैं। सुबह रोते ही जनता हंसेगी, हो गई दौड़ गई अंगूर वाले के साथ, कुछ भी है। मुझे पता है रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग में एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगा। इसलिए तो एक बहुत बड़ा रहस्य समझाने जाऊंगा कि लड़कियों की शादी 6 से 8 साल में क्यों करते थे। उसको समझाने के लिए बात समझा रहा हूँ कि इनके भेजे में पैट हो जाए। रिकॉर्डिंग चलती रहने दो, समझ आई? तो उड़ गई, फुर्र हो गई अंगूर वाले के साथ। अब ऐसे में नियम बनाया, ब्राह्मणों को बोला इसका कोई हल। तो ब्राह्मणी कन्फेसर भी है, कॉन्फिडेंट भी है। कन्फेसर, मुझे एक ही डर सताता है कि मेरी लड़की कहीं दौड़ ना जाए, कहीं नगर में काम करने वाले के साथ शादी कर ले। आज समझ आ रहा है ना कन्फेसर का मीनिंग? राजा कह रहा है घबराओ मत, मैं बताता हूँ। तो ब्राह्मण जब ऐसे, राजा कहता है ठीक है अब ये सब कर देगा। तो ब्राह्मण कहता है 6 से 8 साल की उम्र में शादी कर दी जाए, और बहुत हद 8 से लेकर के जब तक एडोलेसेंट एज अचीव होती है विवाह हो जाना चाहिए।